साथियों, आज का जो हमारा वीडियो है वो श्वसन को लेकर है, रेस्पिरेशन को लेकर है। लास्ट वीडियो में हमने कुछ बातें की थी। तो लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि जो रेस्पिरेशन होता है वो 2 टाइप का होगा। यानी कि बेसिकली हम बात करें कि जो रेस्पिरेशन है वो तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा या क्या रहेगा, जो रेस्पिरेशन है ऑक्सीजन की एब्सेंस में रहेगा। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, वायवीय श्वसन बोलते हैं, और ऑक्सीजन की एब्सेंस में है तो अवायवीय श्वसन बोलते हैं, इनकी एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो हमने बात किया था कि जो क्वेश्चन बनेंगे, जो हरियाणा ग्रुप डी के अंदर जो क्वेश्चन बनेंगे वो सिंपल टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, और उन क्वेश्चन में सिर्फ ये आपसे जाना जाएगा कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी तो एनर्जी कम बनेगी या ज़्यादा बनेगी, या ऑक्सीजन एब्सेंस रहेगी यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन रहेगा, अवायवीय श्वसन रहेगा तो उसमें एनर्जी है वो कम बनेगी या ज़्यादा बनेगी। क्लियर? तो ऐसे ही हम जितने भी फॉर्मेट में जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं उन सभी पे हम चर्चा करेंगे, और कुछ बातें जो हैं हम इससे पहले वाली वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं, और आज इस टॉपिक के ऊपर ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम थ्योरी कंप्लीट करने के बाद वन लाइनर का एक एपिसोड लेके आएंगे, जिसमें मैं जो डिफरेंट टाइप के वेरियस टाइप के जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएंगे, उसके अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं। पिछले जो था हमारा उसमें हमने जो पोर्शन कंप्लीट किया है उसमें हम मेन रेफरेंस जो है वो वायवीय श्वसन यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन की हम बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर देखिए कि 3 स्टेप में जाके क्या होता है, रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। 3 स्टेप में हम बात करें तो एक स्टेप कौन सा होगा, या हम स्टेज की बात करते हैं श्वसन में, तो एक स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा होगा क्रेब साइकिल, और तीसरा क्या होता है, ईटीएस प्रेजेंट होगा। यानी कि आपने इनिशियली पहले ये तो सुना हुआ है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या पावर हाउस ऑफ सेल है। इनकी जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर श्वसन के दौरान जो ऊर्जा मुक्त होती है, उस ऊर्जा से जो एटीपी है वो किसके अंदर सबसे ज़्यादा बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सबसे ज़्यादा बनता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सबसे अगर ज़्यादा बन रहा है, इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि ये क्या है, एनर्जी देने का काम कर रहा है या ऊर्जा देने का काम कर रहा है। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल या कोशिका कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सुदर कणिकाएँ हैं, ये कब काम में आती हैं, जब श्वसन है वो कैसा रहेगा, वायवीय श्वसन रहेगा। तो वायवीय श्वसन के दौरान यहाँ पर क्या बनेंगे, एटीपी का निर्माण होगा, मैक्सिमम होगा, और 3 स्टेप में जाके क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो पहला जो स्टेप आता है वो कौन सा आता है, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होगा, जो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल क्या करेगा, 2 पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और 2 पायरुवेट है वो क्या होगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो जाकर फिर क्या होगा, CO2 प्लस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, किसके अंदर, ETS के अंदर। तो यानी कि ग्लाइकोलाइसिस इटसेल्फ क्या है, 10 स्टेप प्रोसेस होता है। इस 10 स्टेप में जो नेट गेन होता है या शुद्ध ATP का जो लाभ होता है वो केवल क्या होगा, 2 ATP का लाभ होता है। यानी कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, कन्वर्ट किस में हो रहा है, 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल में हो रहा है। इसको ग्लूकोज का एक अणु 2 पायरुवेट अणु बनाएगा, यानी कि ग्लूकोज टूट रहा है, और ग्लूकोज जो टूट रहा है 2 मॉलिक्यूल के अंदर, 2 अणु के अंदर, उसी को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। और ग्लाइकोलाइसिस का स्थान कहाँ पर होता है, ये क्या है, हमारे पास सेल है, कोशिका है, इसका जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर यहाँ पर क्या होगा, ग्लूकोज टूटेगा, और जब टूटेगा तो क्या होगा, केवल डायरेक्ट जो एटीपी बन रहा है वो कितना बन रहा है, 2 ATP मिल रहा है। क्लियर हुआ? अगला हमारा जो स्टेप आता है वो कौन सा आता है, क्रेब साइकिल आता है। अब बात ये आएगी कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रेब साइकिल है कहाँ पर होता है, तो ये हमारे पास कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, मैट्रिक्स है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्या होगा, यहाँ पर क्रेब साइकिल चलता है। तो साइट को लेकर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। और साथ ही क्रेब साइकिल में क्या होगा कि जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगा,
और साथ ही NADH2 और FADH2 को क्या कर देगा, रिलीज करेगा। तो NADH2 बन जाएगा और साथ ही क्या बन जाएगा, FADH2 बन जाएगा। ये ऊर्जा मुक्त होगी और यहाँ पर क्या होगा, ATP का भी निर्माण होता है। ATP का नहीं होता, दरअसल होता है GTP का, और GTP किस में कन्वर्ट हो जाती है, वापस से ATP में कन्वर्ट हो जाती है। और NADH2 और FADH2 जो बने हैं ये किस में आ जाएंगे, ETS के अंदर आ जाएंगे और ये फिर क्या करेंगे, ATP का निर्माण करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ग्लूकोज टूटता है वायवीय श्वसन के दौरान, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान, उसके मुख्य 3 स्टेप है, ग्लाइकोलाइसिस है, क्रेब्स साइकिल है और EDS है। तो यहाँ पर क्या होगा, शुद्ध लाभ ATP का होगा, 2 ATP बनेंगे। यहाँ पर भी पर साइकिल कितने बनेंगे, 1-2 साइकिल चलेंगी, 2 यहाँ से बनेंगे। यहाँ पर भी क्या होता है, NADH2 का फॉर्मेशन होता है। तो NADH2 यहाँ का, और ये NADH2 और FADH2 ये मिलकर किस में आ जाएंगे, EDS में, और EDS क्या रिलीज कर देगा, उसके बदले में ATP रिलीज कर देगा। इसी वजह से कहा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया है, उसकी इनर जो मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन में ETS चलता है, और जो ETS होता है वो मैक्सिमम क्या करता है, ATP को प्रोड्यूस करता है। क्लियर हुआ। तो इसका मतलब है कि क्रेब्स साइकिल है और ETS दोनों ही किसके अंदर चलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है। और यहाँ पर पहली बार, या सबसे कह सकते हैं कि जो लास्ट, जो ऑक्सीजन का पहली बार यूज़ होता है वो इसके लास्ट स्टेप पे होता है। श्वसन प्रक्रिया के सबसे लास्ट स्टेप के ऊपर क्या होगा, ऑक्सीजन का यूज़ होता है। यानी कि ऑक्सीजन क्या है, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही है। क्लियर है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो वायवीय श्वसन है उसमें ऑक्सीजन का रोल क्या है। ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है, सबसे लास्ट स्टेप पे क्या होता है, इसका रोल आता है। इसको हम फाइनल इलेक्ट्रॉन ग्राही बोलते हैं या फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बोलते हैं। क्लियर हुआ। यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन के हमारे पास क्या 3 स्टेप है, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या सिस्टम बोल देते हैं। अब हम ATP की बात करते हैं कि ATP क्या है। ATP क्या होगा कि एक मॉलिक्यूल होता है, जैसे हमारे पास क्या है, एडेनोसिन, इसके साथ 3 फॉस्फेट जुड़े हुए होते हैं। ऐसे 3 फॉस्फेट जुड़े हुए हैं, ये एक फॉस्फेट टूटेगा, एनर्जी को रिलीज कर देगा, ये फॉस्फेट टूटेगा, एनर्जी को रिलीज कर देगा। तो नॉर्मली क्या होता है, ये पहला वाला ही फॉस्फेट क्या है, टूटता रहता है, जुड़ता रहता है, टूटेगा जुड़ेगा, टूटेगा जुड़ेगा। तो यानी कि एनर्जी जब चाहिएगी तो टूट जाएगा, और एनर्जी इसके पास अवेलेबल हो जाती है तो क्या होगा, जुड़ जाता है। क्लियर हुआ। तो ATP क्या है, एनर्जी की करेंसी है। ठीक है, ATP कॉल्ड एनर्जी करेंसी, यानी कि ऊर्जा की क्या है, मुद्रा है, जो सबसे ज़्यादा कहाँ पर बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, सूत्रकणिका के अंदर बनती है। ATP स्टोर है किसकी, एनर्जी जो स्टोर करता है वो किसकी है, जो हमने अभी बताया है कि किसमें फॉस्फेट जो ऊर्जा का बंद होता है उसके अंदर क्या होगा, ऊर्जा का संग्रहण होता है। टूटता है तो ऊर्जा दे देता है, और ऊर्जा अगर मिल जाती है तो वापस से क्या होगा, जुड़ जाता है। तो हमने ये बात किया है कि जब ऊर्जा को मुक्त होती है तो फॉस्फेट बॉन्ड जुड़ता है, और जब उसको ऊर्जा मिल जाती है तो वापस से जुड़ जाता है। यानी कि ये क्या है, 3 फॉस्फेट है, इस वजह से 3 फॉस्फेट जिसके साथ है, पहला, दूसरा, तीसरा, इस वजह से क्या कहते हैं, इसको ट्राईफॉस्फेट बोलते हैं। ये फॉस्फेट का बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, और वो एनर्जी किसी न किसी कार्य के लिए क्या हो जाएगी, यूज हो जाएगी। यानी कि ऊर्जा जो है वो कहाँ पर रहती है, ATP के अंदर। ATP में भी कहाँ पर रहती है, फॉस्फेट बॉन्ड में, और जब फॉस्फेट बॉन्ड टूटता है तो ऊर्जा का आगे रिलीज हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि जो पादप होते हैं वो श्वसन क्यों करते हैं, किस काम में आता है, या हम कह सकते हैं कि कोई भी जीव है जिसमें श्वसन प्रक्रिया होती क्यों है, या हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है वो क्यों होगा। वो वृद्धि के लिए रहेगा, ग्रोथ के लिए होगा। जब सेल लगातार विभाजन कर रही हैं तो उस दौरान भी क्या ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मिनरल का एब्जॉर्प्शन होगा तो उस दौरान होगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, या हम कह सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एक तरफ क्या है, कम है, दूसरी तरफ क्या है, ज़्यादा है, तो कम से ज़्यादा की तरफ जो भेजना है वो कौन सा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। ग्रोथ करने के लिए और जो फ्लोरिंग और फ्रूटिंग के लिए क्या करता है, पादप रेस्पिरेशन प्रोसेस करता है। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने बात किया है कि जो एनर्जी है वो एनर्जी मुक्त होती है, मुक्त एनर्जी ATP की फॉर्म में संग्रहण होती है,
और एनर्जी जब ज़रूरत पड़ती है तो एटीपी से वापस एनर्जी को निकाल लिया जाता है, और उस ऊर्जा का एनर्जी का उपयोग कहाँ पर होगा? ग्रोथ के लिए, विभाजन के लिए, अवशोषण के लिए, सक्रिय परिवहन के लिए, फूल बनने के लिए, फ्रूट बनने के लिए, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिसके अंदर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो हमें इस बात का पता चल गया कि श्वसन जो होता है उस श्वसन के दौरान ऊर्जा है वो रिलीज होती है, जो स्टोर ऊर्जा है वो मुक्त होती है, और वो एटीपी की फॉर्म में होगी। और एटीपी है वो अलग अलग क्या करती है? कार्य करती है। यानी कि श्वसन है वो ऊर्जा के लिए क्या है? जरूरी है। संगत जो फूड होता है, स्टोर जो फूड होता है, उसके रेस्पिरेशन से क्या होगी? ऊर्जा मिलेगी। अब बात ये आती है कि जो पौधे होते हैं वो गैस का आदान प्रदान करते हैं, कैसे करते हैं? जैसे हम हमारी बात करते हैं, ह्यूमन के अंदर क्या होगा? एक स्पेशलाइज क्या होगा? ऑर्गन प्रेजेंट होता है। हमारे अंदर क्या होंगे? लंग्स प्रेजेंट होते हैं। लंग्स के थ्रू हम क्या करते हैं? एयर का आदान प्रदान करते हैं, एटमॉस्फेयर के साथ उसका संबंध बना के रखते हैं। तो प्लांट है, उस प्लांट के अंदर पादप है, उस पादप के अंदर तो कोई भी क्या नहीं है? लंग्स नहीं है, फेफड़े नहीं है। और फेफड़े नहीं है तो प्लांट में कोई भी एक ऐसी यूनिक टाइप की, स्पेशल टाइप का कोई भी ऑर्गन वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है। और नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा? कि उसमें कोई दूसरा मोड होगा। किसके लिए? गैस का आदान प्रदान करने के लिए। गैस का आदान प्रदान हमारे प्लांट के रेफरेंस में अगर बात करें, किसी जीव के रेफरेंस में बात करें, क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि उसको श्वसन करना है। श्वसन करना है तो CO2 को रिलीज़ करना है, और ऑक्सीजन का क्या करना है? यूज़ करना है। तो इनकी एक गैस तो यूज़ हो रही है, दूसरी रिलीज़ हो रही है, इस वजह से उसका आदान प्रदान होता रहेगा। इस वजह से कोई भी जीव है वो क्या करता है? गैस का आदान प्रदान करता है। जबकि हम हमारे अंदर ह्यूमन एनिमल की बात करते हैं, हायर एनिमल की बात करते हैं, तो इनमें गैसेस एक्सचेंज के लिए, आदान प्रदान के लिए क्या होता है? लंग्स उपस्थित होता है। जबकि पादप होता है, प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, इनके अंदर लंग्स नहीं पाया जाता, फेफड़े नहीं पाए जाते हैं। फिर भी क्या करते हैं? गैसेस एक्सचेंज करेंगे। तो गैसों का आदान प्रदान है किसके थ्रू रहेगा? सिंपल डिफ्यूजन है, यानी कि सरल विसरण के थ्रू क्या होगा? गैस का आदान प्रदान होगा। अब पादप में कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स होती हैं, कौन कौन से संरचना होती हैं जो गैसों का आदान प्रदान करती हैं? क्योंकि प्लांट के पास कौन नहीं है? लंग्स नहीं है। तो कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं? एक तो पत्तियों के अंदर है, एक स्टेम के अंदर है, एक किसके अंदर है? रूट के अंदर है। जब हम पत्ती की बात करते हैं, लीफ की बात करते हैं, तो उसके अंदर कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है? स्टोमा। तो स्टोमेटा क्या है? पत्तियाँ या रंध्र के द्वारा क्या होगा? गैस आदान प्रदान करती है। तो सबसे ज़्यादा गैसेस एक्सचेंज होगा वो स्टोमेटा के थ्रू होगा। यानी कि स्टोमेटा क्या करता है? मैक्सिमम गैस का आदान प्रदान करता है, जो कहाँ पर होंगी? पत्तियों में, रंध्र के फॉर्म में। ये सबसे ज़्यादा क्या करेंगे? गैस का आदान प्रदान करते हैं। यहीं पर हम बात कर रहे थे, जो तने होते हैं, जो लकड़ी का पार्ट होता है, वुड का बना हुआ होता है, वो उसमें कौन प्रेजेंट होता है? लेंटिकल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। और जबकि जो रूट है, रूट के अंदर क्या होगा? जो रूट हेयर होते हैं या जड़ें जो मूल रोम रखती हैं, वो क्या करती हैं? गैसेस का आदान प्रदान करती हैं। तो यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है और ये कन्फर्म पूछा जाएगा कि गैस का आदान प्रदान करने के लिए मेनली पत्तियों में कौन होता है? स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। तने में कौन होता है? वातरंधक यानी कि लेंटिकल सेल प्रेजेंट होती हैं। और जड़ में कौन होता है? मूल रोम प्रेजेंट होता है। फिर हमारे पास कुछ पॉइंट आते हैं। कुछ पॉइंट ये आते हैं कि जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो रेस्पिरेशन के दौरान कौन सा सबस्ट्रेट है वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के तौर पे यूज़ होगा, तो कितनी ऑक्सीजन को लेगा, उसके बदले में कितनी CO2 को क्या करता है? रिलीज़ करता है। जैसे कभी कभार आपने देखा होगा कि कभी हम हैवी डाइट खा लेते हैं तो हमें आलस बहुत ज़्यादा आते हैं, नींद बहुत ज़्यादा आती है। जो हैवी डाइट है वो क्या है? उसमें प्रोटीन होगा या क्या होगा? फैट होगा। तो उसके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्या होती है? ज़्यादा होगी। क्लियर? तो उसको मापने के लिए हम क्या निकालते हैं? रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट निकालते हैं। तो ये वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रखनी कि रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट क्या है, कितनी CO2 है वो तो प्रोड्यूस करी रेस्पिरेशन के दौरान, श्वसन के दौरान, और कितनी O2 है उसको यूज़ किया है, कंज्यूम किया है। तो ये होगा रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट इक्वल टू क्या होगा? CO2 अपॉन में O2। ये जो कंपेरिजन करते हैं ये क्या है? रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो CO2 की फॉर्म में है, और यूज़ होगा O2। दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। किसके लिए? कार्बोहाइड्रेट के लिए।
ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के लिए दोनों क्या है, सिंपल है, इक्वल है, इस वजह से रेशियो क्या आएगा, 1 आएगा। फिर आती है फैट की बात आती है तो उसमें 0.7 होता है, प्रोटीन की बात करते हैं तो 0.8 होता है, और जो ऑर्गेनिक एसिड होगा उसमें क्या होगा, ग्रेटर देन 1 रहेगा। यानी कि फैट और प्रोटीन में लेस देन 1 है, ऑर्गेनिक एसिड में ग्रेटर देन 1 है, और कार्बोहाइड्रेट का क्या है, 1 है। तो ये आपसे पूछा जाएगा, तो कार्बोहाइड्रेट का पूछा जाएगा, ऑर्गेनिक एसिड का मोर देन 1 है। और ये क्या है, हैवी डाइट है, तो यहाँ पर हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्या होती है, ज़्यादा होती है, इस वजह से क्या होता है, आलस्य आते हैं। ठीक है, ज़्यादा समय लगता है उसको डाइजेस्ट होने के लिए। क्लियर हुआ। अब हमने जो भी पोर्शन है वो पढ़ा है, जिसको एक पॉइंट टू पॉइंट की फॉर्म में हम इसको वापस से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं श्वसन के रिगार्डिंग, जो हरियाणा डी ग्रुप में मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ से ही क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएगा। तो इस बात की आशाएं रखते हैं, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि आप पूरी थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ने के बाद जब आप क्वेश्चन सोल्व करें तो आपके क्वेश्चन है टिप के ऊपर आपके तैयार हो जाए, या डायरेक्ट आपके आंसर हैं वो आ पाए। तो इसमें ही हम कुछ जो पॉइंट है उन पॉइंटों को हम पॉइंट टू पॉइंट की फॉर्म में क्या करते हैं, रिमाइंड करते हैं कि आपने जो थ्योरी वाला पोर्शन पढ़ा है वो कितना याद है। चलिए हम एक छोटा रिकैप लेते हैं और इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए रेस्पायरेशन क्या है, रेस्पायरेशन कहाँ होता है। तो पहली बात तो यह है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, श्वसन होता है। सभी जीवित कोशिकाओं में क्या होता है, श्वसन उपस्थित होता है। और जब श्वसन होगा तो श्वसन के बाद यहाँ पर क्या होगा, एटीपी का फॉर्मेशन होगा, ऊर्जा मुक्त होती है। किसका यूज़ किया जाता है, स्टोर फूड का। स्टोर फूड जनरली कौन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। इस वजह से कौन होगा, ग्लूकोज होगा। तो ग्लूकोज टूटेगा उसको क्या कहेंगे, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य में क्या होगा, पूर्ण होता है। तो यानी कि सभी जीवित कोशिकाएं श्वसन करती हैं जिससे एटीपी ऊर्जा मुक्त होती हैं। तो पहला जो प्रोसेस होता है फूड को तोड़ने के लिए वो कौन सा होगा, ग्लाइकोलाइसिस है, जो कहाँ होगा, कोशिका द्रव्य में होगा। उसके बाद अगला जो उसका स्टेप रहेगा वो कौन सी होगी, क्रैब साइकिल रहेगी। और क्रैब साइकिल कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होती है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी। और सबसे लास्ट जो स्टेप होता है वो कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो कहाँ होगा, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है। यानी कि लास्ट की ईटीएस किसके अंदर है, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में यानी कि कहाँ पर, आंतरिक झिल्ली के अंदर है। तो वहाँ पर ही क्या होगा, एटीपी का निर्माण होता है। तो यानी कि मैक्सिमम जो ऊर्जा है एटीपी की फॉर्म में जो कन्वर्ट होती है वो किसके अंदर होगी, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जितने भी प्रोसेस है वो सब कौन से, वायवीय है। यानी कि एंड प्रोडक्ट की ये स्टेप कौन सा है, एरोबिक रेस्पिरेशन है, यानी कि वायवीय श्वसन। और उसमें ही जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो कौन होगा, ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन अंतिम की इलेक्ट्रॉन ग्राही आता है। क्लियर। तो ये हम पॉइंट टू पॉइंट क्या कर रहे हैं, रिकैप ले रहे हैं किसका, चैप्टर का। अगला हमारा पॉइंट आता है कि एनारोबिक जो रेस्पिरेशन होता है उसमें केवल और केवल 2 एटीपी का निर्माण होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि वायवीय श्वसन होगा उसमें 38 एटीपी बनेंगी। अवायवीय श्वसन होगा उसमें क्या होगा, 2 एटीपी बनती है। तो ये आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, वायवीय श्वसन का उत्पाद क्या है, 36 से 38 एटीपी है। और अवायवीय श्वसन का उत्पाद क्या है, केवल 2 एटीपी है। और केवल 2 एटीपी किसके अंदर बनते हैं, ग्लाइकोलाइसिस जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें क्या होगा, डायरेक्टली 2 एटीपी का निर्माण होता है। फिर बात आती है गैसियस एक्सचेंज है, तो लीफ के थ्रू किसके अंदर होगा, स्टोमेटा के थ्रू है। जर्मिनेटिंग जो सीड होते हैं, जिनके सीड अंकुरित जो बीज होते हैं उसमें श्वसन की दर सबसे अधिक होती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि श्वसन की दर सबसे ज़्यादा किसके अंदर होती है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो जर्मिनेटिंग सीड के अंदर होगी, अंकुरित बीजों के अंदर श्वसन होगी। क्लियर। और रेस्पिरेशन है, ये क्या होगा, जो स्टोर फूड होता है वो टूटता है, और टूटता है उसको बोलते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। यानी कि श्वसन एक क्या है, उपापचय कैटाबॉलिक प्रक्रिया है। हम फिर फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या है, वो जोड़ने का काम करता है, फूड का निर्माण करता है। तो वो प्रोसेस कैसा है, एनाबॉलिक है। यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है, एनाबॉलिक प्रोसेस होता है। और रेस्पिरेशन प्रोसेस कैसा होता है, कैटाबॉलिक है। यानी कि श्वसन है वो अपचयी है, और प्रकाश संश्लेषण है वो कौन सा है, उपचय प्रक्रिया है। और जो रेस्पिरेशन है वो क्या होगा, दिन रात दोनों में चलता रहता है। और जबकि फोटोसिंथेसिस है, प्रकाश संश्लेषण है, वो कब, जब तक दिन में लाइट रहेगी तब तक क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण चलता रहेगा। तो यानी कि 2 वीडियो के अंदर हमने हमारा थ्योरी का पार्ट क्या किया है,
कंप्लीट किया है। और मैं आशा करता हूँ कि ये आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आएगा। हमारे साथ जुड़े रहें। इसके बाद मैं एक वीडियो और लेके आ रहा हूँ लाइन टू लाइन का जो है वर्ड, तो उसमें क्या होगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उसमें थ्योरी वाला पोर्शन नहीं मिलेगा क्योंकि थ्योरी हमने यहाँ पर कवर कर ली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।